क्लास 8। अब हम आपके सिविक्स का आज लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मार्जिनलाइजेशन जो है वो होता क्या है। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है सीमांतीकरण, यानी कि कुछ हमारे यहाँ पर धर्म या कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनकी बहुत लोगों ने शुरुआत से उपेक्षा करी है, जिनको हमारी तरह प्रॉपर इक्वल सम्मान नहीं मिला, ना काम करने को मिला। कुछ ना कुछ उनके साथ गलत ऐसा हुआ है कि वो एकदम कॉर्नर में रह गए, सीमांतीकरण हो गया उनका। तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आपके बुक के क्वेश्चंस बताऊंगी, जिसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ एड ग्रेड के क्वेश्चंस भी बताऊँ। एक्सप्लेन एट लीस्ट डिफरेंट 3 रीजंस वाई ग्रुप्स में भी मार्जिनलाइज। तो क्या 3 वजह हैं जिस वजह से सीमांतीकरण होता है। पहला कि ये जो भी ग्रुप्स होते हैं ये सोशली, सामाजिक तौर पर और पैसों के फॉर्म में भी बैकवर्ड होते हैं, पिछड़े होते हैं। इनके पास कोई पावर नहीं होती कि ये भेदभाव का अपोज कर सके, उन्हें मना कर सके सामने वाले को कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हो। और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं, इनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। कई बार ये नहीं समझ पाते हैं कि इनके साथ में कुछ गलत हो रहा है। Why was दादू फोर्स टू लीव हिज विलेज इन उड़ीसा। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो उनके दादू थे उन्हें अपना गांव छोड़ने को कह दिया गया था। तो क्यों कहा गया था। दादू was forced to leave his village in Odisha because he was told by forest officials and contractors that the forest was not theirs। यानी कि फॉरेस्ट में काम करने वाले कुछ ऑफिसर्स थे और कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने कह दिया था कि ये जो फॉरेस्ट जंगल है ये आपका नहीं है। ये ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा काटना चाहते थे और उन्होंने उनके दादू को मारा, डराया, तब तक जब तक कि उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी, इतने सालों की ज़मीन थी, वो बेच ना दी और चले ना गए। उन्हें सपोर्ट करना पड़ा और उन्हें जाना पड़ा। ये आदिवासी थे ये लोग, है ना। तो आदिवासी मेनली जो है वो जंगल में रहते हैं, उनका सब कुछ वहीं से चलता है। छोटे छोटे से उनके ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। उन्हें अपना जंगल छोड़ के जाना पड़ा। आपके खुद के शहर और सिटी में या फिर गांव में आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा सीमांतीकरण किया गया है, किसका ज़्यादा, कौन ज़्यादा मार्जिनलाइज ग्रुप है। तो हमारे यहाँ जैसा कि अपने आप ये आंसर आप लिख सकते हो, जो भी आपका गांव है या शहर है उसके अकॉर्डिंग। पर यहाँ पर जो लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। हमारी सिटी सहरिया में सहरिया एक जनजाति है आदिवासियों की। मुस्लिम और दलित कम्युनिटीज़ जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड हैं। कुछ आदिवासी कम्युनिटीज़ के आप नाम बता सकते हैं आपकी स्टेट में। तो जैसे हमारी स्टेट मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर रहने वाले कुछ मुख्य आदिवासी कौन कौन से हैं। गोंड, भील, कोरकू, मीणा, कोल, सहरिया। तो कौन सी भाषा ये बोलते हैं, क्या ये जंगलों के पास रहते हैं और क्या ये काम ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो ये जो कम्युनिटीज़ होती है इनकी खुद की भाषा होती है। सबसे ज़्यादा संथाली बोलने वाले लोग हैं आदिवासियों में, संथाली उनकी लैंग्वेज है। और हाँ, ये कम्युनिटीज़ अभी भी जंगलों के पास ही रहती हैं और कई बार काम के तलाश में इधर उधर जाती हैं। कई बार इन्हें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, लोकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत कम दाम पर काम पर रख लिया जाता है, क्योंकि ये अनपढ़ होते हैं जनरली और इन्होंने ज़्यादा कभी बाहर काम करा नहीं होता है। तो ये कम सैलरी पर भी काम कर लेते हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं होता है। व्हाट मेटल्स आर इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट डे इंडिया। कौन कौन से मेटल्स हैं, धातु है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से आती हैं और क्या वहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशंस हैं। तो मेटल्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अभी वो हैं आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा डेवलपमेंट होता है। मशीन्स बनती हैं जैसे लोहे से, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनते हैं। कॉपर जो है उससे तार बनते हैं। एल्यूमिनियम जो है उससे एरोप्लेन्स बनते हैं। गोल्ड और सिल्वर से हम धातु, ये हमारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, पहनने की जेवरात बनाते हैं। लोकेशन कहाँ पर है इनकी। मेटल जनरली अर्थ के नीचे मिलते हैं, माइनिंग से हम उन्हें निकालते हैं। ये जनरली उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, यानी कि ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन जो है वो रहती है और कई बार माइनिंग के लिए इन्हें अपनी जगह खाली करना पड़ती है। आप 5 प्रोडक्ट्स के नाम बताएं घर पे जो आप यूज़ करते हैं, जो फॉरेस्ट से आते हैं। टिम्बर, लकड़ी, गम, हनी, रबर और पेपर। कौन डिमांड्स करता है फॉरेस्ट लैंड पर, यानी टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग एंड रेलवे। ये डिमांड्स कहाँ से आई हैं। फॉरेस्ट लैंड फॉर माइनिंग या एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट लैंड लेना। रिजर्व बाय गवर्नमेंट एज वाइल्ड लाइफ पार्क्स। और किस तरीके से आदिवासियों को अफेक्ट करती हैं।
ये जो डिमांड्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की हैं, ये लोगों के लाइवलीहुड को अफेक्ट करती हैं, यानी कि जो आदिवासी हैं उनके रहने के, खाने पीने के, पैसे कमाने के सब तरीके को ये अफेक्ट करती हैं। इन्हें वापस दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है इस वजह से, फूड और वर्क के लिए, और इसके बाद ये अपना ट्रेडिशन भी खो देते हैं जो भी इनका है आपस का। और ये तो एक पोएम थी, आपकी बुक में लिखी हुई है, कम मिनी लेट्स गो टू असम, आवर कंट्री हैज सो मच सफरिंग, द कंट्री ऑफ असम ओ मिनी हैज टी गार्डन्स फुल ऑफ ग्रीनरी, सरदार सेज बाबू कैच एंड ब्रिंग देम इन, बाब साहेब सेज आई टेक ऑफ योर स्किन ऑफ योर बैक, है जादूराम यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू असम। यानी कि जो पोएम है क्या बताना चाह रही है हमें, कि जो आदिवासी थे उन्हें अपनी ज़मीन जो थी वो छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा था, उनका सब कुछ यहाँ पर रह गया था, सब कुछ छोड़कर वो चले गए। असम जाते हैं वो जॉब के लिए, कोई उन्हें बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे बागान हैं चाय के। जब वो असम पहुँचते हैं तो उनके जो सपने हैं वो सब चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो और ज़्यादा हार्डशिप है, क्योंकि जो सुपरवाइज़र्स हैं वो लेबर से बहुत काम कराते हैं, कई बार उन्हें मारते पीटते हैं, अगर लेबर भागता है तो उन्हें उनके पीछे लोग लगा दिए जाते हैं। और जो आदिवासी लेबर हैं उनकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब होती है, इन पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो जो आदिवासी हैं उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया था। तो आदिवासी की लाइफ अच्छी नहीं थी, डिग्रेड होती जा रही थी दिन ब दिन। आपके ओपिनियन में क्या ये इम्पोर्टेंट है कि आदिवासी जो हैं वो फॉरेस्ट में रहें और फॉरेस्ट लैंड का यूज़ करें? आदिवासी जो हैं फॉरेस्ट के साथ एक बहुत क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, उनके पास बहुत डीप नॉलेज होता है और बहुत सारे जंगलों को वो जानते हैं सारे। तो आदिवासी जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं एक सर्टन तरीके से, और वो रह सकते हैं, उन्हें दिया जाना चाहिए ये कि वो रहें वहीं पर, क्योंकि वो हमें जानकारी देते हैं। कई बार वो हमें जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं, हम नहीं ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए आदिवासी को इसमें एक से मिलना चाहिए, उनकी भी बात सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहाँ रहना चाहते हैं। हमें माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा क्यों करना चाहिए? सेफगार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी, ताकि मेजॉरिटी जो है उन्हें डोमिनेट ना करे, उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव ना बनाए। तो जो हमारा संविधान है ये उन्हें प्रोवाइड करता है ये कि उनकी रक्षा करी जाएगी, ताकि यहाँ पर इक्वालिटी रहे, सब बराबर रहे, किसी में भेदभाव ना हो। नीचे एक टेबल दी गई थी, पहले हमने देखी है बुक में ही आपके, तो उससे पता चलता है कि कैसा कैसा यहाँ पर है और क्या क्या बेसिक एमेनिटीज़ हैं। ये तो आपके बुक में ऑलरेडी दी हुई है, तो ये तो आप देख ही सकते हैं किस में कम है, किसको ज़्यादा है, पक्का हाउस किसके पास है, इलेक्ट्रिसिटी किसके पास है, किसके पास नहीं है, टैप वाटर पानी आता है पीने का कि नहीं आता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे आपके एक्सरसाइजेस जो आपके बुक के पीछे ही हैं। राइट इन योर ओन वर्ड्स 2 और मोर सेंटेंसेस, यानी कि आप वर्ड मार्जिनलाइजेशन से क्या समझते हैं ये आपको 2 या उससे ज़्यादा सेंटेंस में बताना है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई ग्रुप या किसी इंडिविजुअल को कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं या फिर उनको भेदभाव करा जाता है दूसरे लोगों से। मार्जिनलाइजेशन हर जगह पर फील हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे सोसाइटी मार्जिनलाइज करा सकती है आपको, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल। 2 वजह क्या है कि जो आदिवासी हैं उनका ज़्यादा सीमांतीकरण हो रहा है, क्योंकि उनसे एक तो उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं पहले ही, तो उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तो अब वो और ज़्यादा गरीब हो गए, और ज़्यादा पिछड़े हुए हो गए, ना उनके पास खाने को है, ना पैसा है, ना कुछ बचा है, तो इसलिए उनका ज़्यादा सीमांतीकरण हो गया है। ये हम अभी देख ही चुके हैं कि क्यों हमारा संविधान जो है माइनॉरिटीज़ की रक्षा करता है, ताकि उनके ऊपर मेजॉरिटी जो है वो दबाव ना बनाए। माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटीज़ यानी कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसी कम्युनिटीज़ जो कम संख्या में है, बाकी की पॉपुलेशन के मुकाबले कम नंबर है जिनका। अगर आप किसी में डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको स्टेटमेंट का सपोर्ट करना है कि मुस्लिम्स जो हैं वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, तो आप कैसे उसका सपोर्ट करेंगे कि उनको इक्वली कई बार पक्के हाउस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं मिलता है, उनकी लिटरेसी रेट बहुत कम है, वो पढ़ते नहीं हैं, उनको पढ़ाया नहीं जाता है। और ये तो फिर एक आपके मन से लिखने वाला क्वेश्चन था कि अगर रिपब्लिक डे की परेड आप देख रहे हैं और वो बताता है, आपका कोई दोस्त बैठी आपके साथ में जो आपको बोलती है कि देखो ये आदिवासी हैं, ये कैसे लग रहे हैं,
और ऐसा लगता है कि हमेशा सिर्फ डांस करते हैं, तो आप उनको क्या 3 चीज़ें बोलेंगे आदिवासियों के बारे में? कि वहाँ पर बहुत कम हायरार्की है, ये डिवाइडेड नहीं होते, यानी कि इनमें जातियाँ नहीं होती, आदिवासी सब एक जैसे ही होते हैं, और ये लोग नेचर से सिंपल और कूल होते हैं। इसके बाद में आपको एक स्टोरी लिखना है शॉर्ट आदिवासियों पर, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको ये देख के लिखना हो तो आप इसको देख के लिख सकते हैं। 2 मिनट इसको दिखा देती हूँ आपको ऐसे ही, क्योंकि ये तो आपको मन से ही लिखना है आदिवासी कम्युनिटीज़ के बारे में, कि कैसे वो रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या क्या होता है। किसी भी तरीके से शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में आप उसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड, यानी क्या पैसों की वजह से सीमांतीकरण जो है और सोशली जो मार्जिनलाइजेशन है, सीमांतीकरण सामाजिक तौर पर, वो दोनों जुड़े हुए हैं? जी हाँ, वो दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर किसी के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे आगे जॉब नहीं मिलेंगे, तो उसका सीमांतीकरण हो जाएगा। लोग जो हैं वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाएंगे, ना उन्हें खाने को कुछ मिलेगा, ना जॉब होगा, ना रहने को घर होगा। और जिस वजह से प्रॉपर एजुकेशन ना होने की वजह से और ये बेसिक चीज़ें ना होने की वजह से उनका सामाजिक तौर पर भी सीमांतीकरण हो जाएगा। अब ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस हो गए, इंटरनल क्वेश्चंस हो गए। मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। मार्जिनलाइजेशन से हम क्या समझते हैं, हमने अभी पढ़ा। कुछ ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम मेजॉरिटी से अलग रखते हैं, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, उनका कुछ धर्म अलग है, इसलिए उसे हम मार्जिनलाइजेशन या सीमांतीकरण कहते हैं। कौन सी 3 कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जिनको इनका सामना करना पड़ा है, जिनको हमने भेदभाव करा है? आदिवासी, दलित और मुस्लिम्स। What are the steps taken by government to confront marginalization, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या तरीके अपनाए हैं कि वो इसे रोक सकें? गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं और रूल्स बनाए हैं ताकि इन कम्युनिटीज़ का ज़्यादा फ़ायदा हो। क्या प्रॉब्लम है जो मार्जिनलाइज्ड लोग फेस करते हैं? इन्हें भेदभाव किया जाता है इनके साथ, इन्हें बेसिक अमेनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, इन्हें प्रॉपर वेजेस यानी कि सैलरी नहीं दी जाती, इनसे ज़्यादा काम कराया जाता है, इन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। ये पावरलेस होते हैं, इनके पास कोई पावर नहीं होती, कोई भी पावरफुल सेक्शन इन्हें दबा देता है। आदिवासीज़ कौन होते हैं? आदिवासीज़ का मतलब है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी कि ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कई सालों से जंगल के साथ में ही रहती हैं। कौन कौन से मेजर आदिवासीज़ एरिया हैं इंडिया में? छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है। आदिवासी कम्युनिटीज़ के क्या जनरल फीचर्स होते हैं? पहला तो इनके बीच में हायरार्की नहीं होती है, ये अलग अलग कम्युनिटीज़ से आते हैं, जाति वर्ण के हिसाब से रहते हैं ये, और कई बार ये अपने पूर्वजों की ही पूजा करते हैं। इसके साथ में ये नेचुरल स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, आत्माओं की पूजा करते हैं, गाँवों की पूजा करते हैं। ये जंगलों में रहते हैं और जंगलों के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आदिवासी एरियाज़ फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू? आदिवासी एरिया हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे माइनिंग और इंडस्ट्रियल एरियाज़ हमारे अब लोकेटेड हैं। यहाँ पर बहुत सारे धातु वगैरह मिलती हैं, तो हम माइंस बना चुके हैं, यहाँ पर खदानें हैं यहाँ पर, और ये कंट्री जो है इसको यहाँ से बहुत सारे इकोनॉमिक मिनरल बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए एरियाज़ जो हैं ज़रूरी हैं। आदिवासियों को क्या दिक्कत आ रही है कि उनसे उनकी ज़मीन ले ली गई है? सबसे पहले कि उनसे उनका खाना पानी सब छीन लिया गया है। इसके अलावा उन्हें अब शहरों में माइग्रेट करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें कई बार काम मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, जिस वजह से वो गरीबी की साइकिल में फंस जाते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं। अभी भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, 35% जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं, और बहुत सारे इनके बच्चे जो हैं माल नरिश रह जाते हैं, यानी उन्हें खाने पीने को सही से नहीं मिलता है। अब एट ग्रेड क्वेश्चंस में आदिवासी क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं, बहुत सारे कहाँ पर मिलेंगे ये भी हम देख चुके हैं। 3 प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं ये भी हम देख चुके हैं, फ्यूल वुड, लैग, गम, फ्रूट, मेडिसिनल हर्ब्स, ये सब हम यूज़ करते हैं। व्हाट डज द आदिवासी गर्ल सोमा सेज दैट शी विल मेक अ मूवी ऑन द स्टोरी ऑफ आदिवासी? सोमा क्या बताती है, क्या बनाएगी वो अपने दादाजी की कहानी सुनने के बाद बताएगी कि किस तरीके से उन्हें अपने घर से ही बेदखल कर दिया गया, उन्हें मार्जिनलाइज करा गया समाज ने, और आदिवासी गर्ल जो है वो बोलती है कि वो इसी चीज़ पर स्टोरी मूवी बनाएगी।
यूजुअली हम जो प्रोग्राम्स देखते हैं उसमें आदिवासीज़ को कैसे दिखाया जाता है, स्कूल फंक्शंस, बुक या मूवीज़ में उन्हें बहुत ही कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहने हुए दिखाया जाता है कि उन्होंने सर पर कुछ ताज जैसा पहन रखा है और वो लगातार डांस करते हुए बताए जाते हैं। क्या रीज़न्स हैं कि ज़्यादातर जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं उन पर ना कोई राजा ने ज़्यादा राज करा है, ना कोई स्टेट राज करती है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट में रहते हैं वो। सबसे पहले फॉरेस्ट जो है बहुत मेजर पार्ट कवर करते हैं हमारी कंट्री का। आदिवासीज़ को उसकी बहुत नॉलेज है, वो अंदर बहुत बीच में कई बार रहते हैं, तो उनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है। ये आदिवासीज़ के ऊपर ही उल्टे राजा जो थे वो डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट से चीज़ें चाहिए होती थी और आदिवासीज़ वहाँ पर रहते थे, उनका राज्यपाट था। आदिवासी कम्युनिटीज़ मूव क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनकी ज़मीन उनसे छीन ली गई है, फॉरेस्ट उनसे ले लिए गए हैं, तो अब उन्हें जाना पड़ेगा, काम ढूंढना पड़ेगा ताकि उन्हें सैलरी मिले, कम ही सही पर मिले, ताकि वो अपना कुछ खाना पानी चला सकें। क्या रीज़न्स है कि 50% से ज़्यादा जो है डिस्प्लेस कर दिए गए हैं माइनिंग प्रोजेक्ट से आदिवासी कम्युनिटीज़। ये भी हम देख चुके हैं कि जो भी सरकार है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है, वो ले चुका है इनसे ये ज़मीनें, फोर्सफुली ले चुका है। 50% जो लोग हैं उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया है ऐसी जगहों से, क्योंकि वहाँ पर उन्हें खदानें बनाना थी, काम करना था, तो इस वजह से उनसे ज़मीनें उनकी छीन ली गई हैं। अगर ट्राइबल कम्युनिटी जो है अपने लैंड पर अपना राइट यूज़ कर देती हैं तो किस टाइप की प्रॉपर्टी का थ्रेट उन्हें रहता है? जनरली आदिवासी जो है 10,000 प्लांट स्पीशीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें से 8,000 मेडिसिनल हैं यानी जड़ी बूटियाँ हैं, 325 जो हैं वो पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, 425 टाइप की उनके पास में गम्स रहती हैं, रेजिन्स और डाई रहती हैं जिनको हम कलर करने में यूज़ करते हैं, 3,500 एडिबल हैं, खाने योग्य हैं। तो ये जो एंटायर नॉलेज है ये हमारे सिस्टम से चली जाएगी अगर आदिवासी से उनकी ज़मीनें ले ली गई तो। क्यों ज़रूरत है हमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसलिए ज़रूरत है ताकि उन पे जो भी मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो दबाव ना बनाएं, उनके साथ भेदभाव ना हो। कुछ कम्युनिटीज़ में उनके साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, वो बहुत इनसिक्योर रहते हैं, उन्हें लगातार लगता है कि वो सेफ़ नहीं है, तो इन सब वजहों से उन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये लेसन जो है वो आपका ख़त्म हो गया है, आप इसको देख लें, और इसके पहले के चैप्टर भी डले हुए हैं, आप उन्हें भी देखें। इसके साथ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेसन्स भी डले हुए हैं, ये आपके बोर्ड के लिए ज़रूरी है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो डले तो आपके पास नोटिफिकेशन आए।